हेलो बच्चों, ये एसपी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आनंद कौशल। पिछले वीडियो में आपको दर्पण के बारे में बता चुके थे कि दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण कैसा होता है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण क्या था, उत्तल दर्पण क्या था। आज हम क्या करेंगे, इन्हीं दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। जैसे मान लिया ये वाला दर्पण जो है वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट क्या, इसके जो किनारे वाले के बिंदु होते हैं, दर्पण के किनारे के जो बिंदु होते हैं, इसे मान लिया हमने M1 और ये वाला बिंदु क्या मान लिया M2। दर्पण के जो किनारे के जो बिंदु होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, दर्पण के द्वारक कहलाते हैं। दर्पण के द्वारक या दर्पण का द्वारक कह सकते हैं। दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण के पृष्ठों का जो बाहरी बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक। दर्पण के बाहरी किनारों को दर्पण का द्वारक कहते हैं, अपरेटस कहते हैं। द्वारक को क्या कहते हैं, अपरेटस कहते हैं। और हमारा जो द्वारक है वो कितना है, M1 M2। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, तो ध्रुव कौन सा होता है, जैसे क्या पोल ऑफ मिरर। दर्पण का जो दर्पण का जो ध्रुव होता है वो क्या होता है, इस दर्पण का अगर हम क्या करते हैं, ये कोई मध्य बिंदु ले लें, बिल्कुल दोनों पृष्ठों का बीच का जो बिंदु होता है P, इसे क्या करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। पोल मतलब ये जो दर्पण है, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण के पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है वो हमारा क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो इसे लिखते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है, वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर, CENTER, सेंटर ऑफ CURVATURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, जैसे मान लिया ये हमारा क्या, एक गोलीय दर्पण है, गोली है, एक कांच का खोखला गोला है, और इसी कांच के खोखले गोले से क्या किया जाता है, इसे काटा जाता है दर्पण को। तो इस गोले का तो केंद्र ये है, अगर हम क्या करते हैं, इसे काटते हैं तो इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा, ये इस तरीके से C पॉइंट। और अगर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पॉलिश करते हैं, और ये हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका ध्रुव कहलाएगा। तो वक्रता केंद्र हमारा क्या होता है, दर्पण को जिस खोखले गोले से काटकर बना जाता है उस गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये हमारा कांच का खोखला गोला है और इस गोले का केंद्र C है, इसे हमने क्या किया, काट दिया, काटने पर हमें क्या इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा दर्पण। तो इस गोले का जो केंद्र है वही हमारा क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब दर्पण को जिस खोखले कांच के गोले से काटकर बनाया जाता है। दर्पण को जिस खोखले कांच के गोले से काटकर बनाया जाता है उसके केंद्र को ही
वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, RADIUS, रेडियस ऑफ कर्वेचर, CURVATURE, वक्रता त्रिज्या। अगर हम यहाँ पे कह बिल्कुल सेम इसी की तरह हो जाएगा। दर्पण का अगर ये केंद्र है तो इस खोखले गोले की जो त्रिज्या वो हमारे क्या कहलाएगी? इस दर्पण की भी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दर्पण को जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है। दर्पण को जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उस गोले की त्रिज्या ही इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मतलब दर्पण के लिए जो त्रिज्या, और इसे क्या करते हैं? कैपिटल आर या स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करेंगे हम? कैपिटल आर या स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लिया ये इस तरीके से, और ये तो हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र सी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो क्या कहलाएगी? इसकी वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है मुख्य अक्ष। अगला पॉइंट क्या है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? जैसे मान हमें पता है कि दर्पण का वक्रता केंद्र सी होता है और दर्पण का ध्रुव क्या होता है? पी होता है। तो इन दोनों से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे मान लिया ये तो हमारा क्या है? दर्पण है, और इस तरीके से ये हमारा ध्रुव पी हो गया और ये वक्रता केंद्र क्या हो गया? सी हो गया। इससे जाने वाली ये जो रेखा है, इसी रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? दर्पण के ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरने वाली जो रेखा है ये वाली, वो ये रेखा क्या कहलाती है? हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला पॉइंट क्या है? फोकस, या फिर क्या? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारा क्या है? एक दर्पण है, ये दर्पण है। कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। और ये इसका क्या कहलाएगा? ध्रुव। ये इसका क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र सी। और ये वाली जो रेखा वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम? कोई एक किरण क्या करते हैं? इसके मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम प्रकाश की कोई किरण लेके जाते हैं तो वो क्या होती है? दर्पण से टकराती, टकराने के बाद इस तरीके से निकल के जाती है। मतलब टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, ये वाले बिंदु हो गया, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो हम इसके अगर परिभाषा लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? इसका मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। और इसे क्या करते हैं? एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? फोकस दूरी। अगला पॉइंट क्या है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी? जैसे मान लिया ये हमारा फोकस हो गया एफ और ये हमारा क्या है? ध्रुव पी है। तो इनके बीच की जो दूरी है ये हमारी क्या कहलाती है? फोकस दूरी।
तो दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F, दर्पण के ध्रुव P व फोकस F कैपिटल F के बीच की दूरी फोकस दूरी क्या कहते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के अध्ययन के बाद अब हम क्या करेंगे, दर्पण के लिए किरण आरेख को खींचेंगे। किस तरीके से दर्पण के लिए किरण आरेख खींचा जाता है, इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख खींचते हैं। अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख इसके लिए सबसे पहले हमें क्या 2-3 तरीके से लाइन खींचना आना चाहिए। जैसे इस तरीके से, जैसे हमारा ये जो दर्पण है वो कैसा है, अवतल दर्पण है। क्यों अवतल दर्पण, क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा है, दबा हुआ है। अगर हमारा किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, दबा हुआ होता है, तो वह क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। ये वाला जो बिंदु है वो क्या कहलाता है, इसका वक्र ध्रुव कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये इसका क्या कहलाता है, वक्रता के सी कहलाता है। ये जो रेखा है, इस रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, एक किरण तो हम क्या करते हैं, हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं। अब वो दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद क्या करेगी, इसके फोकस से निकल के जाएगी, इस तरीके से इसके फोकस एफ से निकल के जाती है। ये चीज हमेशा याद रखें। तो मतलब कोई किरण क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो क्या करेगी, इसके फोकस से होके निकलेगी। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि दूसरी जो किरण होती है दर्पण के द्वारा दर्पण पर खींची गई जो दूसरी किरण होती है, जैसे मान लीजिए ध्रुव P है, ये इसका फोकस F है, वक्रता के C है। एक किरण दूसरी अगर हमारी बस क्या होती है, अनंत पर होती है, तो दूसरी किरण हमें क्या करनी पड़ती है, नीचे से इसके समांतर लेके आते हैं, वो इसके फोकस से निकल जाती है, इस तरीके से। अगर हमारी वस्तु क्या होती है, अगर हमारी वस्तु वक्रता के सी के पीछे रखी होती है, इस तरीके से सी के पीछे ये हमारी क्या एक वस्तु रखी है, तो इस दूसरी किरण को हम क्या कर सकते हैं, इसके यहाँ से निकाल सकते हैं सी से, या एफ से भी निकाल सकते हैं, या पी से भी निकाल सकते हैं। सी से निकालेंगे क्या होगा, जैसी किरण जाएगी वैसी वापस आ जाएगी। ऐसा क्यों होगा, मुड़ेगी क्यों नहीं, तो देखते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा क्या है, अभिलंब है, ये हमारा क्या दर्पण है, और इस पे ये हमने क्या किया, एक अभिलंब डाला। तो अगर हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को 0 डिग्री के एंगल पर लाएंगे तो वो क्या करेगी, वापस 0 डिग्री के एंगल पर जाएगी। अच्छा, तो दर्पण के अवलंब से जाने वाली रेखा क्या करती है, वापस लौट जाती। अब जैसे मान लिया ये हमारा जो दर्पण है वो कैसा है, गोली है, और ये हमारा केंद्र सी हो गया। अब दर्पण का हम कोई भी बिंदु ले ले, चाहे ये दर्पण के या मतलब जैसे गोलीय पृष्ठ में कोई बिंदु ले ले, सी यहाँ से ये, और इस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये अवलंब की तरह जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये भी हमारा जैसा अवलंब है, तो वैसे वापस लौट के जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं, कोई छोटा सा टुकड़ा लिया, ये हमने गोली दर्पण का कोई छोटा सा टुकड़ा लिया, तो इस टुकड़े को, ये तो हमारा क्या केंद्र सी हो गया, हमने इससे रेखा खींची है, और इसका छोटा सा अगर हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे तो अवलंब हो गया ये, और यहाँ से जाएगी वैसे वापस लौट जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं, अगर हम क्या करते हैं, सी से लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, तो वो क्या करेगी, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद वापस वैसी लौट जाएगी। दूसरा पॉइंट, अगर हम क्या करते हैं, किसी भी किरण को इसके फोकस से निकालते हैं, फोकस से निकालने पर क्या होगा, जैसे ये हमारा क्या है, दर्पण है, ये इस तरीके से, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ये इसका P, फोकस F, वक्रता के C। अगर हम F से निकालेंगे तो क्या होगी, ये किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इस तरीके, ये चीज याद रखना है।
कि अगर हमारी कोई भी किरण क्या करती है, इसके फोकस से होके जाती है सीधी, टकराने से पहले, दर्पण से टकराने से पूर्व क्या करे, फोकस से निकल जाए, तो वो किरण क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और समांतर जाने वाली किरण क्या करती है, फोकस से निकल के आती है। अगला तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, जैसे अगर हम किसी भी किरण को इसके ध्रुव P पे ही आपतित कराते हैं, ये वाला क्या है, इसका ध्रुव P है, सीधे हम क्या करते हैं, यहीं पे आपतित कराते हैं इस तरीके से। तो ये वाला हमारा क्या आपतन कोणाई की तरह कार्य करेगा, मतलब जितने कोण पे उतने कोण पे क्या होगी, दर्पण से टकरा के वापस लौट के जाएगी, ये वाली आर हो जाएगी। या मान लो यहाँ से आती है तो यहाँ से, ये चीज हमें क्या करना है, याद रखना है कि अगर हम किरण को क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं तो वो हमारी कहाँ से निकल के जाएगी, फोकस से। और अगर हम वक्रता के सी से निकाल दे तो वो क्या करेगी, वापस उसी पे लौट जाएगी। और अगर हम किरण को क्या करते हैं, फोकस से लेके आते तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और किरण अगर हम क्या करते हैं, सीधे ध्रुव P पर आपतित कराते तो क्या होता, उतने कोण पर वापस आती। अब हम क्या करते हैं, दर्पण से संबंधित किरण आ रही खींचते समय कोई सा भी मतलब यूज कर सकते हैं। एक तो किरण हमें ये वाला तो अनिवार्य, ये तो खींचना ही खींचना है, इसके बाद इसे हम खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। दूसरी, और जब दो किरणें क्या करती है, दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद परावर्तित होती है, तो परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर अगर हम क्या करते हैं, अवलंब खींचते हैं तो हमें क्या होता है, दर्पण का प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या है कि वस्तु हमारी कहाँ पे रखी है, अनंत पर स्थित है। मतलब अवतल दर्पण के सामने अगर हम वस्तु को क्या करते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो अनंत पर रखने पर क्या करते हैं, जैसे जो किरणें हम लेके जाते हैं वो दोनों किरणें कैसी होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये वस्तु हमारी कहाँ पे है, अनंत पर स्थित है, और दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ से निकल के जाएगी, इसके फोकस से निकल के जाती है। अभी पढ़ा था कि अगर हमारी किरण क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से निकलती है, फोकस से। इसी तरह ये भी क्या होगी, इसके फोकस से निकल के जाएगी दर्पण से टकराने के बाद। तो यहाँ पे वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, कहाँ पर, फोकस पर। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो हमें कहाँ पे प्राप्त होता है, इसके फोकस पर, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के फोकस एफ पर प्राप्त होता है। और ये प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है, सीधा, वास्तविक और सीधा प्राप्त होता है। मतलब अवतल दर्पण के सामने अगर हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है, दर्पण के फोकस पर प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त होता है। वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा प्राप्त होता है। आभासी होता है, कैसा होता है, सीधा। वास्तविक और आभासी क्या होता है, तो जब हम क्या करते हैं, किरणों को खींचते हैं तो परावर्तन के बाद जब किरणें क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे को अपने आप या स्वयं काटती हैं, तो ऐसे स्थिति में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और जब दो किरणें क्या करती है, आपस में एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है, मतलब काटती नहीं है, तो ऐसे स्थिति में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमारा कैसा कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब हम क्या करेंगे, इसी में आगे देखेंगे। तो अगला पॉइंट क्या है, जब के पीछे स्थित हो, यहाँ पे वक्रता के सी के पीछे स्थित हो, तो एक ये तो हमारी ये भी क्या होगी, बस होगी। तो एक किरण तो हम इसके समांतर लेके जाएंगे फोकस से, और दूसरी किरण को, फोकस वाली किरण क्या करेंगे, इसके यहाँ से निकालेंगे। अब ये वाली किरण हमने बताया था कि हम यहाँ पे वक्रता के सी से निकाल सकते हैं, फोकस एफ से निकाल सकते हैं, ध्रुव पी से निकाल सकते हैं। तीनों स्थितियों में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो हमें कहा होगा, एक ही जगह पर प्राप्त होगा। जैसे मान लो ये वाली किरण इस तरीके से आती है, तो जैसी जाएगी वैसी वापस लौट आएगी, तो उसका प्रतिबिंब हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, इसके फोकस पर, मतलब फोकस और इसके वक्रता के सी के बीच में, ए डैश बी डैश। अच्छा, अगर इसी किरण को हम क्या करते हैं, यहाँ से सी से ना निकाल के दूसरी किरण को क्या करते हैं, एफ से निकालते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। एफ से अगर हम निकालते हैं यहाँ से इस तरीके से, तो दर्पण से टकराने के बाद क्या करती है, इसके फोकस से होके जाती है। तो उस स्थिति मतलब ये वाली किरण आप नहीं खींचते, लेकिन क्या करते, केवल ये वाली खींचते और ऐसे इस तरीके खींचते, तब भी यहीं पे काटती दोनों। तो अब हम मतलब खींच के इसके फोकस पर इसका प्रतिबिंब बना सकते थे, मतलब फोकस और ध्रुव की वक्रता के सी के बीच अपने यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। और ये किरण अगर हम क्या करते, यहाँ से निकालते इसके ध्रुव से इस तरीके से दूसरी किरण,
तो इतने कोण पर हम क्या करते इसे वापस लेके जाते, तब भी उसी स्थिति में भी वस्तु को मतलब जो किरण है वो क्या करती इसी बिंदु पर काटते। तो कहने के लिए ये है कि मतलब अगर हम सी से निकाला जाए किरण को सी से खींच सकते हैं, दूसरी एफ से निकाला जाए एफ से खींच सकते हैं, पी से निकाला जाए पी से खींच सकते हैं। तीनों स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, एक ही बिंदु पर प्राप्त होगा। कहाँ पे, सी और एफ के बीच में कहीं पर भी। अब प्रतिबिंब होगा कैसा, देखो किरणें यहाँ पे क्या अपने आप ही काट रहे, इसलिए प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। ये क्या कहलाती है, प्रतिबिंब की प्रकृति कहलाती है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक। और वास्तविक हमेशा कैसा होगा, उल्टा। वास्तविक हो गया और क्या हो गया, उल्टा। दूसरी चीज क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब कैसा बना, देखो वस्तु से छोटा और कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, सी और एफ के बीच, सी व एफ के बीच। याद रखना ये चीज की मतलब अगर हम वस्तु को वक्रता के सी के पीछे रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे प्राप्त होता है, सी और एफ के बीच में प्राप्त होता है। और कैसा होता है, वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या, अगर हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, इसके वक्रता के सी पर रखते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ए बी को, वस्तु को हम क्या करते हैं इसके फोकस पर रखते हैं, सॉरी इसके वक्रता के सी पर रखते हैं, तो एक किरण तो हमारी समांतर जाएगी, वो वाली किरण क्या करेंगे इसके फोकस से निकाल देंगे, और दूसरी किरण को हम क्या करें इसके फोकस से निकाल दे रहे हैं, वो कैसी हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। किरण क्या हो जाएगी, इसके मुख्य अक्ष के समांतर। इसका प्रतिबिंब जो है वो हमें कहाँ पे प्राप्त होगा, इसके बिल्कुल वस्तु के नीचे प्राप्त होता है, जहाँ पे हम वस्तु रखते हैं उसके ठीक नीचे में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, क्योंकि किरणें अपने आप ही काटती हैं परावर्तन के बाद। और कैसा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु के समान। मतलब एक किरण तो हमने समांतर रखी है, वो वाली क्या कर दी, फोकस से निकाल दी, दूसरी फोकस से लेके गए वो समांतर कर दी, और किरणें दोनों कहाँ पे काटती हैं, इस बिंदु बी डैश पर काटती है। बी डैश को हमने क्या किया, ए डैश से मिला दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। और प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी सॉरी वास्तविक और सीधा, और वस्तु के समान और कहाँ पे प्राप्त होता है, सी पर। तो ये चाहे तो हम लिख सकते हैं कि मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमें कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु के समान, वस्तु के समान व वस्तु के ठीक नीचे। कब प्राप्त होगा ये, जब वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे, वक्रता के सी पर रखते हैं। अच्छा अगला पॉइंट क्या है, जब हम क्या करते हैं वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो अगर हम क्या करते हैं वस्तु को सी और एफ के बीच में यहाँ पे वस्तु को रखते हैं, तो एक किरण तो हम क्या करते हैं इसके समांतर लेके जाएंगे। ये तो हमें क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में करना है। एक तो हम यहाँ पे समांतर लेके जाएंगे, ये वाली किरण कहाँ से निकाल देंगे, फोकस से। अब दूसरी किरण हम कहाँ से निकालें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे फोकस से निकाल सकते हैं यहाँ से। तो फोकस से जाने वाली किरण क्या करेगी, दर्पण से टकराएगी, टकराने का मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पे इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है ए डैश बी डैश। अब देखो यहाँ से हमें देखने पर पता चला कि वस्तु छोटी है ये भी, और प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी हो जाएगी, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा व सी वक्रता के सी के पीछे, सी के पीछे प्राप्त होता है, पीछे प्राप्त होता है। देखो हमने यहाँ पे इनमें किरण आरेख से ये चीज एक बात समझ में आई कि जैसे जैसे हम वस्तु को पास लेके आते हैं, प्रतिबिंब क्या होता चला जाता है, दूर हटता चला जाता है, उसका आकार भी कैसा होता जा जाता है, बड़ा। जैसे मान लो अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर और कैसा बिल्कुल बिंदु समान प्राप्त हो रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा आगे बढ़ा के लाया, यानी कि सी के पीछे रखी, तो उसका प्रतिबिंब भी क्या होगा, जैसे हम आगे बढ़े दर्पण की ओर तो प्रतिबिंब क्या दर्पण से पीछे की ओर हटता है।
और धीरे धीरे उसका आकार भी बड़ा होता चला जाता है। तो सी के पीछे रखने पर सी और एफ के बीच में, लेकिन वस्तु से थोड़ा छोटा प्राप्त होता है। और जब हम वस्तु को सी पर रखते हैं वक्रता केंद्र पर, तो जैसे मतलब वस्तु है बिल्कुल ठीक उसी के नीचे और उतने ही बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और थोड़े आगे बढ़ते हैं तो प्रतिबिंब और पीछे हटता है। तो अगर हम क्या करते हैं, वस्तु को दर्पण की ओर लेके जाते हैं, तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्दे को पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। या अगर हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को पीछे की ओर लेके जाएंगे दर्पण से, तो प्रतिबिंब को क्या करेंगे, आगे की ओर प्राप्त करते हैं। अच्छा, इसके अगला पॉइंट क्या है, जब वस्तु हमारी कहाँ पर स्थित हो, एफ पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब हम वस्तु को क्या करते हैं, फोकस पर स्थित करते हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो किस तरीके से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो ये हमारा क्या हो गया, दर्पण का, ये दर्पण का ध्रुव P हो गया, वक्रता के सी, फोकस एफ हो गया, वक्रता के सी। यहाँ से क्या करेंगे, एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे, ये हमारी वस्तु ए भी हो गई। और समांतर जाने वाली किरण क्या करेंगे, इसके फोकस से निकल के जाएगी दर्पण से टकराने के बाद। और दूसरी किरण हम कहाँ से निकालना चाहें, तो हम यहाँ से भी खींच सकते हैं, और यहाँ से भी अगर हम क्या करते हैं, इसके यहाँ से लेकर जितने कोण पे आएगी ये वाली किरण, उतने ही कोण पे क्या होगी, इस तरीके से आगे की ओर जाएगी। तो इस तरीके से ये वाली किरण ना आगे तो मिल नहीं, आगे भी नहीं मिलेगी, इधर भी अगर हम इधर की ओर खींचेंगे तो नहीं मिलेगी, इधर भी नहीं मिलेगी। लेकिन इसका प्रतिबिंब जैसे हमने देखा था कि जब वस्तु हमारी अनंत पर थी, उसका प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त हो रहा था। तो अब वस्तु अगर हम फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, यहाँ पे डॉट डॉट में जाके अनंत पर प्राप्त होगा जाके। प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा, अनंत पर, इस तरीके से। लेकिन प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, प्रकृति, अगर हम प्रतिबिंब की प्रकृति लिखते हैं तो प्रकृति कैसी हो जाएगी प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा व अनंत पर प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। अगला और लास्ट, इसका किरण आरेख क्या, मतलब अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख का जो लास्ट है वो क्या है, जब हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं। और ये स्थिति क्या है, एक विशेष स्थिति है, ज्यादातर पेपरों में क्या होता है, इसी से प्रश्न आते हैं। जैसे मान लिया कि हमारा क्या दर्पण है, कौन सा, अवतल दर्पण, इसके सामने हमने ये वाला जो ध्रुव P हो गया, ये इसका फोकस F हो जाएगा, ये वक्रता की सी हो गई। यहाँ पे हमने क्या किया, एक वस्तु को रखा, कहाँ पे, इसके दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच में वस्तु को रखते हैं। यहाँ से कट जाएगी समांतर, समांतर वाली क्या करेगी, यहाँ से फोकस से निकल के जाएगी, तो यहाँ तक तो आएगी इस तरीके से, तक समांतर जाने आगे हम क्या करें, इसे डॉट डॉट में खींच सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरी किरण क्या करेंगे, इसके यहाँ से लेके आएंगे, तो जितने कोण पे आई है उतने ही कोण पे हम क्या करेंगे, इधर भी लेके जाएंगे उतना ही कोण। तो ये वाली किरण देखो, हमें यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है, आगे भी उतना मिलेंगे नहीं ये वाली किरणें। लेकिन अगर हम इन किरणों को पीछे की ओर खींचते हैं, बढ़ाते हैं पीछे की ओर, ऐसा हमें क्या हो रहा है, आभास हो रहा है, तो इनका जो प्रतिबिंब हो जाएगा वो इस तरीके से पीछे की ओर, पीछे की ओर प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे दोनों किरणें क्या मिलती हुई प्रतीत हो रही, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे एक अवलंब डालेंगे, ए डैश बी डैश। तो ये वाला जो प्रतिबिंब है वो हमारा कैसा कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। क्यों आभासी कहलाता है, अब पीछे तो दर्पण के पॉलिश है तो पीछे तो दिखाई पड़ेगा नहीं, लेकिन हमें क्या हो रहा है, आभास हो रहा है कि अगर हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये किरणें अपने आप ही काटेंगे एक बिंदु पर, तो यहाँ पे बनने आभास हो रहा है, इसलिए इस प्रतिबिंब को हमने क्या कह दिया, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो जिधर वस्तु रखी है बिल्कुल ठीक उसके समान कैसे रखी है, प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति, प्रतिबिंब आभासी, सीधा, सीधा व वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे।
वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे। तो देखो हमने यहाँ पे ये देखा कि अवतल दर्पण में क्या होता है, दोनों तरीके के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, आभासी प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है, और बिंदु समान भी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और कैसा बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटे भी प्राप्त होते हैं और बड़े भी प्राप्त होते हैं, और दर्पण के आगे भी प्राप्त होता है, दर्पण के पीछे भी प्राप्त होता है। तथा सबसे मेन स्थिति क्या है, जब हम वस्तु को क्या करते हैं, एफ और पी के बीच में रखते हैं। ये हमारा पी हो गया ध्रुव और ये फोकस हो गया, इसके बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो उसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा। केवल इस स्थिति में प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, आभासी प्राप्त होता है। बाकी प्रत्येक स्थिति में अवतल द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है और उल्टा, तथा वस्तु से छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। अब हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख को किस तरीके से खींचते हैं। हमें किसके लिए देखना है, उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कोई प्रकाश की किरण क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं। ये किरण क्या मुख्य अक्ष के समांतर गई है, तो समांतर लेके जाते हैं तो दर्पण से टकराने के बाद क्या करती है ये वाली किरण, ये चीज हमें देखना है। तो दर्पण से टकराने के बाद क्या करती है, परावर्तित हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, जब हम क्या करते हैं इसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो दर्पण की ये किस बिंदु से निकलती है, दर्पण के फोकस से। तथा दूसरी किरण को हम क्या करते हैं, इसके वक्रता के शीर्ष लेके जाते हैं। यहाँ पे अगर हमने किसी वस्तु को रखा है, ए बी वस्तु को, ये ए बी हमारी क्या चीज है, वस्तु है। तो एक तो किरण हम क्या करते हैं इसके समांतर लेके जाते हैं, वो तो हमारी कहाँ पे ऊपर चली जाती है, और इसे क्या करते हैं पीछे को बढ़ाते हैं तो कहाँ से निकल के जाती है, फोकस से। और दूसरी किरण को हम क्या करते हैं इसके इस तरीके से लेके जाती है कि दर्पण से टकराती है और वापस इस तरीके लौट जाती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं इसे आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये कहाँ से निकलती है, इसके वक्रता के शीर्ष से होके जाती है। और ये क्या है, मतलब इस तरीके से खींचना हमें, जैसे कि कोई भी किरण क्या करते हैं, अगर हम समांतर लेके जाएंगे तो वो क्या करेगी, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी। और अगर हम किरण को क्या करते हैं शीर्ष से लेके जाते हैं तो वो क्या करती है, वापस लौट जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं पीछे को बढ़ाते हैं, जहाँ पे ये दोनों किरणें काटती है वहाँ पे क्या हो जाता है, इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ए डैश बी डैश। अब देखते हैं कि अगर हम क्या करते हैं किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जैसे हमारी वस्तु कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, उत्तल दर्पण के सामने। तो अनंत के लिए क्या करते हैं, दो किरणें लेके जाते हैं, और दोनों किरणें कैसी होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है इस तरीके से। ये भी हमारी कहाँ पे स्थित है वस्तु, अनंत पे। तो ये वाली टकरा के क्या करेगी, नीचे की ओर चली जाएगी, और ये वाली किरण टकरा के क्या करेगी, इस तरीके से ऊपर की ओर चली जाएगी। लेकिन जब हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, अब ये दोनों किरणें आगे तो काटेंगे नहीं, तो अगर हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं इस तरीके से, तो दोनों किरणें क्या करती है, एक दूसरे को फोकस पर काटती हैं। ये वाली दोनों किरणें क्या करती है, एक दूसरे को फोकस पर काटती हैं। तो इसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है उसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी हो जाएगी, प्रकृति कैसी हो जाएगी, आभासी, सीधा और बिंदु समान। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और बिंदु समान होगा। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो इसमें केवल दो स्थितियों में ही प्रतिबिंब बना सकते हैं केवल। जैसे ए भी हमने क्या की, एक वस्तु रखी, अब ये इस तरीके से आएगी प्रकाश की किरण, तो टकरा के इधर ऊपर की ओर चली जाएगी। लेकिन हम इसे पीछे पर बढ़ा देंगे तो ये कहाँ से निकल के जाएगी, फोकस एफ से। और दूसरी किरण को हम क्या करते हैं इस तरीके से लेके जाते हैं, तो यहाँ से टकराएगी और टकरा के वापस आ जाएगी, क्योंकि पीछे क्या पॉलिश है, तो ये इस तरीके से जाएगी। अब ये किरण आगे तो मिलेगी नहीं, ये वाली किरण और ये वाली किरण, तो हम क्या करते हैं पीछे की ओर बढ़ा सकते हैं इसे। पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पे ये सी पे जाके काटेगी, यहाँ पे दर्पण मुख्य अक्ष को, और यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति प्रतिबिंब आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, छोटा प्राप्त होता है। देखो
हमने क्या देखा था अवतल दर्पण में, ये देखा था कि प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त होते हैं वस्तु के, वो कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, आभासी भी होते हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक भी होते हैं, आभासी भी होते हैं, और वस्तु से छोटे भी होते हैं, और कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन अवतल दर्पण में क्या था, जगह अगर हम किसी वस्तु को फोकस और वक्रता, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त होता था, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है प्रत्येक स्थिति में हमें कैसा प्राप्त हो रहा है, आभासी प्राप्त हो रहा है। और आभासी हमेशा सीधा तो होता ही है, लेकिन कैसा होता है, या तो बिंदु समान होगा या वस्तु से छोटा होगा, कभी भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। अगले वीडियो में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध के लिए सूत्र स्थापित करेंगे।